डीएससी महापंचायत हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर स्वदेश कबीर, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और डीएससी समाज के बहुत ही क्रांतिकारी वीर योद्धा जिन्होंने पद यात्राएं, धरना, जुलूस, प्रदर्शन लंबे समय तक हमारे साथ की, हमारे पूर्व विधायक हरिराम वाल्मीकि जी, हमारे साथ हमारे प्रधान मांगेराम जी और हमारे महावीर खतीब जी, दुर्बल जी हैं, नाथ जी के सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, और समाज के सभी डीएससी समाज में हमारी लगभग 42 जातियां हैं। यदि मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी और बाजीगर, डोम, ढेया, सिंह, कार, सिगदीगर, बावरिया, पेरना, ये सभी जातियां के प्रतिनिधि हमारे समक्ष बैठे हैं। बहुत ही गंभीर विषय पे आज आप छायाकार बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का हम यहाँ आमंत्रण किया है। जब से देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान बनाया तो उसमें कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया था कि जो बहुत गरीब, और न केवल आर्थिक रूप से गरीब बल्कि सामाजिक रूप से जो लोग गरीब थे, जिनको हैया दृष्टि से देखा जाता था, जिस जोहड़ से भेड़ बकरियां पशु पानी पी सकते थे, लेकिन दलित समाज के लोग उस जोड़ से पानी नहीं ले सकते थे, ऐसा बुरा हाल था। चलने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उनकी अपनी भाषा, अपने वाणी को व्यक्त करने का अधिकार भी नहीं था। तो ऐसे समय में बाबा साहब ने प्रावधान किया था आरक्षण का कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, जिनको मनुष्य ही नहीं समझा जा रहा है, उनको आरक्षण का प्रावधान किया जाए ताकि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिले और उसको भी ये महसूस हो कि मैं भी देश का नागरिक हूं। तब जाके हम जो भारतवर्ष की कामना कर रहे हैं, एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तब वो हमारा संकल्प पूरा होगा। तो 20% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए रखा गया था। उसके बाद फिर पिछड़ी जातियों ने भी आवाज उठाई कि हम भी पिछड़े हैं, हमें भी आरक्षण दिया जाए। तो बाद में पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। देश का प्रारूप ऐसा बना कि लगभग 80% जनसंख्या देश की गरीब रही, या तो दलित रही या बहुत पिछड़ी रही। तो अनुसूचित जातियों में कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लेकर के बहुत आगे बढ़ गई, उनके राजनीतिक कद बढ़ गए, उनके नेता आगे चले गए, तो उन्होंने अपनी जातियों का उत्थान किया। तो 1970 से कुछ अति दलित जातियां जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, उन लोगों ने आवाज उठाना शुरू की। मुख्य रूप से उनमें वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी और बाजीगर, डूम, ढेया, सिंगिकाट, बावरिया, पेरना, ये जातियां हैं। इन लोगों ने भी आवाज उठानी शुरू की, भाई हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो हरियाणा की बात हम करें तो हरियाणा में 1993 में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन बैठा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने गुरनाम सिंह कमीशन बैठाया था। गुरनाम सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रहे और उनके साथ 3 सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर लगाए गए। तो जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन ने 1 वर्ष में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और बहुत हैरानी करने वाले आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए कि आरक्षण का 94% लाभ केवल एक जाति विशेष को ही गया है, जिसमें हम बोलते हैं चमार जाति है, उनकी 4-5 उपजातियां हैं, रगड़ चमार, जटिया चमार, रामदासिया, रविदासिया। आरक्षण का 94% लाभ एक जाति को गया और बाकी जो जातियां वो आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर माननीय चौधरी भजन लाल जी ने आरक्षण का वर्गीकरण किया था, अनुसूचित जातियों का ए और बी कैटेगरी बनाया था। तो ए और बी कैटेगरी बनने से जो अति दलित जातियां हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा।
उनके लोग भी, पढ़े लिखे बच्चे, उनके भी शिक्षण संस्थाओं में आने लगे, सरकारी नौकरियों में आने लगे, बराबर की बातें होने लगी। भजन लाल जी के बाद चौधरी बंसी लाल जी आए। उन्होंने स्वतः ही संज्ञान लेकर के 2 फरवरी 1997 में चौधरी बंसी लाल जी ने ये महसूस किया कि इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहां से लेंगे। तो उन्होंने आरक्षण को शिक्षण संस्थाओं में भी लागू कर दिया ताकि इनके बच्चे पढ़ें और आगे नौकरियों में आए। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आए, उन्होंने भी विधिवत आरक्षण का लाभ दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, तो राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से, जो इनको हम बड़े भाई बोलते हैं, राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से हाई कोर्ट की आड़ लेकर के, क्योंकि उस समय कांग्रेस में काफी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे कांग्रेस में, शैलजा थी, फूलचंद मौलाना थे, करतार देवी थी स्वास्थ्य मंत्री, और बहुत उनके लोग थे। ऊपर सुशील कुमार शिंदे थे, उनकी मायावती का भी प्रेशर था। तो 2005 में उन लोगों ने इस AB कैटेगरी को समाप्त करा दिया और 2005 से लेकर के आज तक 2024 तक बहुत लंबी लड़ाइयां हमने लड़ी हैं। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, नाम अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं। मैं भी 5-6 साल जेलों में रहा हूं, हरियाणा की कई जेलों में रहा हूं। तो हमारे संघर्ष को देखते हुए बहुत बार बीजेपी के नेताओं ने हमसे संपर्क किया और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बुलाया और उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि यदि ये जातियां हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है तो हम आपके आरक्षण की व्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे, पुनः लागू करेंगे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने समर्थन किया और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने बनाया। चूंकि भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री के काल में हमें बहुत यातनाएं दी, हमारे हजारों निहत्थे लोगों पे लाठियां चार्ज हुई, गोलियां चली, बहुत लोग मर गए हमारे, और लोग निवस्त्र करके पीटा गया, हमारी माताओं बहनों को भी लाठियां, हाथ पैर तोड़े गए। उस समय से हमने प्रण किया था कि जब तक हम भूपेंद्र हुड्डा को राजनीतिक रूप से समाप्त नहीं कर लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और तब से हमने प्रण किया था कि जब तक हम अपने वर्गीकरण व्यवस्था को लागू नहीं कर लेंगे, हम एक तो विवाह नहीं करेंगे, तो जब तक वर्गीकरण व्यवस्था को लागू नहीं करा लेंगे, हम अन्न नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध फल लेंगे। और एक प्रण और भी किया था कि हम किसी राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे, कोई राजनीतिक व्यवस्था उसमें नहीं जाएंगे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से हमसे वादा किया कि अनुसूचित जाति में जो जाति आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई या पिछड़ गई, उनको आरक्षण का लाभ देंगे, कि बीजेपी अंत्योदय सिद्धांत पर विश्वास करती है। हमने बीजेपी को समर्थन करके बीजेपी सरकार बनाई और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने बार बार कहा कि आप हमारी व्यवस्था को लागू करें। तो 2020 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारी इस व्यवस्था को शिक्षण संस्थाओं में लागू कर दिया। शिक्षण संस्थाओं में हमारी इस व्यवस्था को लागू कर दिया और हमने धन्यवाद किया है माननीय मनोहर लाल जी का। उसके बाद हमारी कई बेंच वार्ताएं हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से हुई और नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव से पहले हमसे वादा किया कि यदि मेरी सरकार बनी, सरकार बनते ही पहली कलम से मैं आपका आरक्षण बहाल कर दूंगा, नौकरियों में भी आपका अधिकार आपको देंगे। तो चुनाव में हमने, जैसा कि आप देख रहे थे कि सभी एग्जिट पोल्स कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। हमने 22 सितंबर को जींद में महारैली की, DSC महारैली, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियों की, लाखों की संख्या में लोग जोड़े और हमने
एक टांग पे खड़ा होकर के अपने डीएससी समाज से प्रार्थना की कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे और सरकार बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चों का जो निवाला हमसे छीना गया था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, वो वापस मिले। तो सारी लहरें, जो पश्चिम की लहरें चल रही थी, उनको मोड़ करके हमने पूर्व की लहरें बना दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 तारीख को शपथ ली और शपथ लेते ही अगले ही दिन सबसे पहले ही पहली कलम से ही हमारे इस आरक्षण के वर्गीकरण को बहाल कर दिया, नौकरियों में आरक्षण दे दिया। ये इतनी बड़ी व्यवस्था उन्होंने हमें दे दी कि सदा सदा के लिए हमारे बच्चों का भविष्य आबाद हो जाएगा, हमारे बच्चे भी नौकरियों में आ जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब का भी संकल्प था, और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उस समय भी संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 4 में स्पष्ट लिखा गया है, आप पढ़ेंगे तो, कि इट इज ओपन टू द स्टेट टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन in order to advance or lift these classes so that they may be equally represented under the service under the state। और यही बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंत्योदय सिद्धांत में कही है कि आरक्षण का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को ही मिले। और बाबा साहब ने एक लाइन और लिखी थी कि डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज equality of opportunity, and as for this opportunity is concerned, that must be provided to each and every person of the country who is sitting last corner। अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिले। ये कोई नई बात नहीं है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, संविधान में लिखी गई है। और जबकि हमारा आरक्षण का वर्गीकरण सरकार ने बहाल कर दिया, और अभी हमने 24 नवंबर को जींद में बहुत बड़ी महारैली करके, 4 दिन पहले लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो वास्तव में धरातल से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हमने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, जैसा मुख्यमंत्री हमने देखा नहीं। वास्तव में ये बहुत बड़ा काम था, और इतना बड़ा काम था कि चुनाव से पहले ये घोषणा करना एक प्रकार से बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया था। हम पे विश्वास किया, हमारी शक्ति पे विश्वास किया कि इन लोगों का वोट हमें मिलेगा। नहीं तो राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि थोड़ी सी चूक हो जाए तो 5 साल पिछड़ जाता है कोई पार्टी या कोई भी नेता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी तारीफ करें, उनकी कथनी की तारीफ करें, वो कम है। बीच में जैसे ही आरक्षण का वर्गीकरण बहाल हुआ, अब आपने देखा हरियाणा में मायावती जी आई, और मायावती खिलाफ बोल रही है कि आरक्षण का वर्गीकरण गलत कर दिया, ये हमारे में फूट डाल दी, हमारा भाईचारा खत्म कर दिया। मैं मायावती जी से पूछना चाहता हूं कि जब हमने आपको मुख्यमंत्री 4 बार बनाया उत्तर प्रदेश का, हम एक एक वोट हम देते थे, पूरा वाल्मीकि, धाना, खटीक, सांसी और बाजीगर सारा समाज वोट देता था, तब कभी आपने ये बात नहीं कही। आज आप कौन से भाईचारे की तोड़ने की बात करते हैं? वास्तव में तो ये लूट थी, लूट चारा था, जो एक ही जाति आरक्षण का सारा लाभ लूट रही थी। हमारा भाईचारा तो कभी नहीं बिगड़ा। और ये व्यवस्था ऐसी है, ये व्यवस्था तो हमने कोई नई नहीं बनाई है, पहले ही चली हुई व्यवस्था है। अब आपने देखा जहां पर हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, पत्रकार बंधुओं, झज्जर में ऐतिहासिक भूमि है हमारे हरियाणा की, आपकी झज्जर की एमएलए बहन गीता भुक्कल, वो विधानसभा में हमारे खिलाफ बोल रही है कि आरक्षण का वर्गीकरण गलत कर दिया, संविधान बदल दिया। तो मैं गीता भुक्कल जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब अति दलित जातियों को भी उनका हक मिलने जा रहा है, वो लोग भी मुख्य धारा में आ जाएंगे, वो भी तो आपके भाई हैं, वो भी आपके बच्चे हैं। अगर वो लोग भी मुख्य धारा में आ जाएंगे तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और गीता भुक्कल जी पढ़िए ना, संविधान पढ़िए, संविधान में स्पष्ट लिखा है, इट इज ओपन टू द स्टेट टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन in order to advance or lift these classes so that they may be equally represented in the service under the state। आप पढ़िए, कौन सा संविधान बदल दिया? पहले संविधान को पढ़े, फिर बाद में बात करें संविधान बदल दिया। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मायावती को भी
और गीता भुक्कल को भी ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने मानसिक संतुलन को ठीक कर लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि इतिहास में आपका नाम लेने वाले बचे ना इस देश के अंदर। क्योंकि ये बीएससी समाज इतनी ताकत में है आज, 35 लाख की जनसंख्या हमारी हरियाणा में है, और ये 35 लाख लोग जिधर चाहे वहां हवाओं को मोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और उन्होंने मोड़ दिया है, मोड़ के दिखा दिया है। आज मुख्यमंत्री जी अपने मुख से बोल रहे हैं कि अगर आज हमारी सरकार बनी है तो वो बीएससी समाज के लोगों से बनी है, इनके बिना हमारी सरकार नहीं बनती। स्पष्ट बोल रहे हैं, हर रैली में बोल रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा ने तो हमारे को खत्म करने का काम किया ही था। 2008 में हम रोहतक में भूख हड़ताल में बैठे थे, हमारे साथ कई लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले साथ में हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जब 1 लाख लोग रोहतक में जुड़े तो हमारे निहत्थे लोगों पर लाठी और गोलियां चलवा करके वो अंग्रेजी राज ताजा किया था। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे लाठी और गोलियां चलवा के हमारे माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को अपाहिज किया था। और उस समय हमने भूपेंद्र हुड्डा को शराब दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा, हम तुम्हें राजनीतिक रूप से शराब देते हैं कि तू कितने भी जन्म ले लेना तो दोबारा हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और आज वो आप देख रहे हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को किसी ने सत्ता से बाहर रखा है तो वो डीएससी समाज है। ये वाल्मीकि है, धानक है, खटीक, सांसी और बाजीगर है, डूब गया। और वो रो रहा है, भूपेंद्र हुड्डा रो रहा है, तड़प रहा है, तिल मिला रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया लोगों के साथ। क्योंकि असली वोट बैंक तो हम थे, हमने बनाया था। और पत्रकार बंधुओं, ये बहुत गंभीर बातें हैं, और आपके माध्यम से हम कहना भी चाहते हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, ताकतें हैं, पूरे देश की ताकत हो। मायावती को उत्तर प्रदेश में कोई पूछता नहीं है, हरियाणा में आकर के हमारे खिलाफ बोलती जा रही है। तो उसको कह रहा हूं उत्तर प्रदेश संभाले पहले अपने। और अब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में आरक्षण का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, रोक के दिखाओ। मायावती, आपने ताकत और रोक के दिखाओ उनको। और पूरे देश में हम आरक्षण का वर्गीकरण कराएंगे ताकि अति दलितों को भी ये महसूस हो कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश में एग्जिस्ट करते हैं। ये देश विकसित देश कब बनेगा? तब हर आदमी खुश होगा, हर आदमी महसूस करेगा कि हम खुशहाल हैं। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से